नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 14 जो अगस्त है उसकी करंट अफेयर्स रह गई थी, तो आज हम लोग 14 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर की प्रवाल विरंजन घटना घटित हुई है। तो इसमें जो है कि मरीन हीटवेव के कारण ये प्रवाल विरंजन हुआ है। और जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट के पास स्थित निकालू रीफ है, देखिए याद रखिएगा कौन सा है, निकालू रीफ पश्चिमी तट पर है निकालू रीफ। ये जो है ये विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके बाद है कि द ग्रेट बैरियर रीफ में भी 4 दशकों से प्रवाल की आबादी में लगातार गिरावट आ रही है। और जो द ग्रेट बैरियर रीफ है वो 2300 किलोमीटर में फैली दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अच्छा, प्रवाल के बारे में अगर हम लोग थोड़ा देखें तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जंजुथेले के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। और ये जो शैवाल होते हैं जंजुथेले, वो प्राथमिक भोजन स्रोत के काम करते हैं और उन्हें रंग भी प्रदान करते हैं। प्रवाल विरंजन का मतलब होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्री सतह के तापमान, उनमें निरंतर वृद्धि के कारण जंजुथेले जो होता है वो अपने पोषक को होस्ट को छोड़ देते हैं अपने, मतलब जंजुथेले को। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि इससे उसका प्राथमिक स्रोत भी समाप्त हो जाता है और कलर भी उड़ जाता है, क्योंकि वो कलर किसके कारण था, जंजुथेले के कारण ही था, शैवाल के कारण। इसके बाद प्रवाल के अस्तित्व के कारण, मतलब अस्तित्व की आदर्श दशाएं क्या क्या, तो स्वच्छ जल होनी चाहिए, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और स्वस्थ जलीय जीव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरेट फिश और कछुए जो होते हैं ना, ये अंदर जाकर जो आहार है उन सबको, जैसे घास हो उसको, शैवाल को खाकर इनके आसपास के परिवेश को क्लीन रखते हैं, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश आसानी से पड़ती है और मतलब प्राथमिक जो उत्पादन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, इनको भोजन मिल पाता है। फिर प्रवाल भित्तियों जैसे कोरल रीफ है, उनके 3 प्रकार होते हैं। कोरल पॉलिप्स नामक छोटे समुद्री सजीव की बस्तियों द्वारा ये निर्मित होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फ्रीजिंग रीफ, ये तट से सीधे जुड़े होते हैं और एक कुछ ही लेगुन होते हैं, इनमें ज़्यादा लेगुन नहीं पाए जाते क्योंकि तट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। फिर देखिए बैरियर रीफ, ये भूमि से लेगुन द्वारा अलग होते हैं। फ्रीजिंग रीफ से भी बड़ी होती है ये, क्योंकि इससे बड़ी है और ये तटरेखा के समानांतर विकसित होती है। फिर यह एटोल रीफ, ये रिंग के आकार की साइज की होती है और बीच में इसके लेगुन होता है। ये खुले महासागर में पाई जाती है, जैसे ऐसे हुआ और ये ऐसे पाई जाएगी, है ना। इसके बाद ये जो बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ हुआ जैसे ये तट है तो ये तट के समानांतर पाई जाएगी, ऐसे 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 यहाँ पर पाई जाएगी। इसके बाद ये जो फ्रीजिंग रीफ है ये तो डायरेक्ट तट से ही जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये हुआ तो ये तट से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। भारत का पहला वाणिज्यिक भूप्रेक्षण सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन बनाने के लिए 4 फार्मों का एक कंसोर्टियम बनाया गया है। तो देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि मतलब पहला वाणिज्यिक भूप्रेक्षण सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र जो कि इन स्पेस है, उन्होंने पहला स्वदेशी वाणिज्यिक भूप्रेक्षण उपग्रह समूह बनाने के लिए 4 निजी फर्मों का एक कंसोर्टियम मतलब तैयार किया गया है, जिसका नेतृत्व जो है वो पिक्सेल स्पेस इंडिया को प्रदान किया गया, पिक्सल स्पेस इंडिया को। अब देखिए, कार्यक्रम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इसमें प्रौद्योगिकी जो है वो मौसम, वो दिन और रात की इमेजिंग इसमें प्रदान की जाएगी। पैनक्रोमेटिक, मल्टीस्पेक्ट्रल और हाई परफॉर्मेंस सेंसर्स और सिंथेटिक एपर्चर रडार इसमें लेंस हो, मतलब उसके साथ लेंस हो गए। इसको बोल रहे हैं कि पीपीपी मतलब वही, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का इसमें मॉडल अपनाया जाएगा। इसके बाद बोल रहे हैं कि इसकी जो उपयोग है ना, वो जलवायु परिवर्तन की निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि नियोजन, उच्च गुणवत्ता वाली भू स्थानीय खुफिया जानकारी के लिए मतलब किया जाएगा। अवधि इसकी 4 साल की होगी। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष उद्योग के बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वो वर्तमान में $8 बिलियन की है, लेकिन इसकी जो निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी के माध्यम से ये 2040 तक $100 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता है इसकी। अभी भारत में 200 से भी ज़्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप है और इनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ही इन स्पेस की स्थापना की गई थी और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लाई गई थी। 100% जो है पर एफडीआई की अनुमति भी है। इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट फंड के माध्यम से इस स्टार्टअप को वित्तीय मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक फंड को भी मंजूरी दी गई है। तो ये बहुत सारा अच्छे काम हो रही है ना। इसमें बोल रहे हैं कि महत्व क्या क्या है, आर्थिक समृद्धि होगी, रणनीतिक आत्मनिर्भरता होगी, इसरो की उत्पादकता में भी इससे वृद्धि होने की संभावना है। तो बस यही है।
नेक्स्ट है कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए, भारत और सिंगापुर के संबंधों के बारे में अगर हम लोग देखें तो 1965 में सिंगापुर को स्वतंत्रता की मान्यता दिया था भारत ने। फिर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर 2005 में हस्ताक्षर किए, रणनीतिक समझौता पर 2015 में, और व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2024 में अपनाया गया है। इसके बाद देखिए 2023-24 में 3.2% की हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा और विश्व स्तर पर छठा व्यापारिक साझेदार रहा है। फिर देखिए यूपीआई और पे नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और रुपे कार्ड की भी स्वीकृति मिल चुकी है मतलब सिंगापुर में। इसके बाद है कि सिंगापुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का भी सदस्य है। फिर युद्ध अभ्यास में अग्नि वॉरियर थल सेना और सिम्बैक्स नौसेना। सिंगापुर की जनसंख्या में 9% जो है वो भारतीय प्रवासी ही हैं। इसके बाद है वहाँ पर सिंगापुर में जो है तमिल जो है वो आधिकारिक भाषाओं में है, तो ये इंटरेस्टिंग है। भारत के लिए देखिए महत्व क्या है, जैसे आसियान के एक ब्रिज का काम करेगा। फिर देखिए संकट में भी हम लोग ने सहयोग किया था, जैसे कोविड-19 में वैक्सीन मैत्री पहल। इसके बाद चीन को संतुलित करने के लिए जैसे चांगी नौसैनिक हवाई अड्डे से पहुँच से भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। उन्होंने पवन टरबाइन के लिए स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं डेटा केंद्रों को अनिवार्य बनाया है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि जो इसमें बोल रहे हैं ये, एक सेकेंड, हाँ, मॉडल्स और विनिर्माताओं कोई अनुमोदित सूची, इनके लिए कुछ विशेषताएं हैं बनाई गई है। जैसे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए इसमें स्वीकृत भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से ही करना अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब कुछ कुछ चीज़ों की खरीद। फिर डेटा स्थानीयकरण पर बल, अनुसंधान और विकास केंद्र, गुणवत्ता मानक जो है वो BIS प्रमाणन सर्टिफिकेट इसका अनिवार्य होगा 2026 से सभी कल्प ऊर्जा के लिए। इसके बाद उतनी तो इम्पोर्टेंट मुझे लिखी नहीं, मतलब ये थोड़ा बहुत 3 पॉइंट देख सकते हैं आप, 3-4 पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ है। भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र, भारत दुनिया के चौथे स्थान पर है पवन ऊर्जा में। इसके बाद पवन ऊर्जा का योगदान जो है हमारे कुल विद्युत उत्पादन में है वो मान लीजिए 5% के आसपास है। फिर जून 2025 तक जो है ना ये बढ़कर 51 गीगावाट की हो गई है इसकी विद्युत क्षमता। अभी देखिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के अनुसार ज़मीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर भारत की पवन ऊर्जा जो क्षमता है वो 1164 गीगावाट है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और भारत का लक्ष्य भी यही है कि 2023 तक जो है वो वैश्विक पवन ऊर्जा उपकरणों की 10% मांग पूरी करना है। तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पर लेकर एक बहुत बड़ा टारगेट सेट किया है, तो उसको पूरा करना है हम लोगों को। नेक्स्ट जो है वित्तीय क्षेत्र के लिए RBI ने फ्री AI विजन जारी किया है। तो यह फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फ्री AI इसको नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय सेवाओं में नवाचार और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन। तो फ्री AI विजन है क्या, ये द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाता है कि नवाचार को बढ़ावा देता है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आप देख लीजिएगा, है ना, तो इसको मैं PDF को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको यहाँ पर जाके डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जोखिम को भी कम करते हैं ये, तो मतलब इतना मुझे खास लगा नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट किया नहीं। अब देखिए फ्री AI विजन क्यों महत्वपूर्ण है, तो AI का बढ़ता प्रभाव। इसके बाद है उभरते जटिल जोखिम तो पता ही आपको, गोपनीयता, एल्गोरिदम मतलब पक्षपात, डेटा में हेरफेर, साइबर सुरक्षा। और AI का बढ़ता प्रभाव से आप जान ही सकते हैं, यहाँ पर डेटा है कि 2027 तक AI संबंधी निवेश जो है वो 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। इसके बाद बोल रहे हैं कि 7 सूत्री जो कार्यक्रम लाया गया, तो उसमें क्या है, विश्वास ही बुनियाद है, पीपल फर्स्ट, संयम से ऊपर नवाचार, न्याय और समानता, फिर सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता, डिजाइन से समझने योग्य, फिर जवाबदेही, इन सभी को लाया गया है। तो एक बार थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, पर है ना, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है वो IOR, मतलब भारत की हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन में भारत की रणनीति पर विदेश मामलों की संसदीय समिति ने रिपोर्ट जारी की है। तो इसका नाम है शीर्षक का, भारत की हिंद महासागर क्षेत्र रणनीति का मूल्यांकन। तो देखिए इसका महत्व क्या है, हिंद महासागरीय क्षेत्र का महत्व। तो भू सामरिक की अगर हम लोग देखें तो भारत जो है वो 11,000 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा शेयर करता है, 1,300 द्वीप है और 24 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। वैश्विक में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसमें 35 तटीय देश है और यहाँ विश्व का 1/3 जनसंख्या का भी निवास है।
आर्थिक महत्व देखें तो भारत का 90% व्यापार और अधिकांश तेल आयात यहीं से होती है, हिंद महासागर क्षेत्र से। वैश्विक का 50% कंटेनर ट्रैफिक, 1/3 बल्क कार्गो और 2/3 तेल की आपूर्ति भी यहीं से होती है। पर्यावरणीय में अगर देखें तो विश्व का सबसे गर्म महासागर है ये। एक चुनौतियाँ हैं ना। इसके बाद देखिए, अगर चुनौतियों की अगर हम लोग देखें तो मतलब राजनीतिक चुनौतियाँ भी है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसके बाद समुद्री सुरक्षा भी है, जैसे डकैती, आतंकवाद। अवसंरचना की कमी भी है, लघु द्वीपीय और तटीय देशों की सीमित क्षमता है। इसमें सिफारिशें क्या क्या दी गई है, जैसे सागर और महासागर को अपग्रेड करना बताया गया है, बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करना, प्रवासी भारतीयों को जुड़ाव और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने पर जोर दी गई है, नियम आधारित समुद्री व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने पर भी जोर है। तो देखिए, यही बात की गई है। इसके बाद अगर आप देखें तो भारत की पहले तो यही सब पहले हैं, सागर क्षेत्र हुआ, महासागर क्षेत्र हुआ, हिंद प्रशांत नीति। इसके बाद है ये सब, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम लोग, वो है नासा का ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी। तो ये देखिए, अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन जो है वो नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी जो है उनको बंद करने की योजना बना रहा है। तो ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी मिशन जो है उनके तहत 2019 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इसको एक उपकरण के रूप में स्थापित किया गया था, और ये CO2 के उत्सर्जन की निगरानी करता था। इसका महत्व यही था कि कार्बन को ट्रैक करता था। अमेजन वर्षा वन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, उससे ज़्यादा वो उत्सर्जित करने लगे हैं, क्योंकि वनों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। इसके बाद ये जो है कि प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली चमक का पता लगाकर ये सूखे का भी अंदाज़ा कर सकते थे। तो ये भी इसकी महत्वपूर्ण है। तो अभी ये बंद हो जाएगी तो एक प्रकार से ये एक मतलब दिक्कत पैदा कर रहा है कि अब मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। नेक्स्ट जो है वो एनवेलप डाइमर एपिटोप, ये विशिष्ट एंटीबॉडी है। ये डेंगू वायरस का एक खास हिस्सा है इसमें, मतलब ये खास हिस्सा है, जैसे एनवेलप डाइमर एपिटोप। नेक्स्ट जो है वो सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो है पहली कैडर रिव्यू को मंजूरी दे दी गई है, और दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है ये। इसकी गठन 1965 में की गई थी, मतलब गुजरात पर पाकिस्तान के हमले के बाद। गृह मंत्रालय के तहत ये आता है। भारत और पाकिस्तान में सीमा को ये देखते हैं। फिर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में भी इसको कुछ इसकी बटालियनों को तैनात की गई है। इसके बाद प्रोजेक्ट कुशा। तो भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट कुशा पर तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता जताई है। ये प्रोग्राम जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है इसे, 2022 में 21,700 करोड़ रुपए का बजट इसमें दी गई थी, और ये DRDO के द्वारा स्वदेशी पहल है, मतलब इसको विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसको, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, प्रोजेक्ट कुशा। नेक्स्ट जो है वो परपेचुअल टोलिंग। तो ये देखिए, लोक लेखा समिति ने वर्तमान परपेचुअल टोलिंग प्रणाली की आलोचना की है, और लागत वसूली के बाद भी टोल वसूल करना, इसकी मतलब यही अर्थ है। तो परपेचुअल टोलिंग मतलब है वो 2008 में नियमों में संशोधन के बाद इसकी शुरुआत मतलब हो गई थी, और इसकी टोल दरें जो है 2008 में तय की गई थी, और इसमें हर साल 3% की वृद्धि की जाती है टोलिंग में। तो अच्छी बात तो है भी नहीं ना कि अगर आप टोल वसूल कर लिए, इसके बाद भी फिर टोल वसूल कर रहे हैं, मतलब लागत वसूली के बाद भी, तो ये गलत बात है। नेक्स्ट जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ। तो इनमें बोल रहे हैं कि कॉमनवेल्थ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजक है। 71 देशों और क्षेत्रों के एथलीट इसमें भाग लेते हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। बस इतना याद रखना था। नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं वो है ब्लू पिकलिंग और शटलकॉक मशरूम। ये तेलंगाना के वनों में अभी पाई गई है। ब्लू पिकलिंग मशरूम जो है वो न्यूजीलैंड की स्थानिक प्रजाति है। इसका जो रंग है वो एजुलिन नामक रंजक के कारण है। नेक्स्ट जो है वो खबर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंधित। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। सिविल प्रक्रिया अधिनियम 1960 के तहत इसको सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन यह जो है न्याय निर्णय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बंधा हुआ नहीं है। दरअसल यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। तो ये याद रखिए गए पॉइंट है ना। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं,
और ये सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष की पात्रता रखते हैं। लास्ट खबर जो है वो ईस्टर द्वीप, जो इसकी राजधानी हेंगारोआ है। ये देखिए बोल रहे हैं कि 2080 तक ईस्टर द्वीप का तटीय क्षेत्र पानी में डूब सकता है। इस वजह से मोंगा और कई पुरातात्विक धरोहर समाप्त हो सकते हैं। ये चिली का एक विशेष क्षेत्र है। राना नुई राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो बस इसको इतना ही जानना था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।